कोलकाता के एक पुराने हॉस्टल में 1:15 बजे जो शुरू होता है वो सिर्फ डर नहीं, एक अधूरा बदला है। आप सुन रहे हैं रात फ्लिक्स। ये कहानी कोलकाता के उस हिस्से की है जहां की गलियों में आज भी पुरानी रिवायतों और तंत्र मंत्र की गूंज सुनाई देती है। मैं हूं आर्यन और मेरे साथ मेरा सबसे करीबी दोस्त है समीर। हम दोनों जयपुर के रहने वाले थे और यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने आए थे। हमारा आखिरी साल था और हम सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। लेकिन हमें क्या पता था कि जिस हॉस्टल में हम रह रहे हैं उसकी दीवारों के पीछे एक खौफनाक अतीत दफन है। रात का घना सन्नाटा था जब अचानक गर्ल्स हॉस्टल की तरफ से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। हम सब भागते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर रूह कांप गई। कॉलेज की सबसे मेधावी छात्रा अंजलि फर्श पर निर्जीव पड़ी थी। उसके सिर से खून की एक पतली धार बहकर हमारे पैरों तक आ रही थी। वो मंजर इतना भयानक था कि किसी की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हुई। उस वक्त सबको यही लगा कि शायद किसी छात्र ने ही आपसी रंजिश में अंजलि की जान ली होगी। अगली सुबह पुलिस आई, छानबीन हुई और अंजलि की देह को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने जब हॉस्टल के लड़कों और स्टाफ से पूछताछ शुरू की तो दबी जबान में शापित कमरे का जिक्र छड़ा। लोग कहने लगे कि उस कमरे में कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है, लेकिन पुलिस ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर सिरे से नकार दिया। हम भी पढ़े लिखे छात्र थे, भला इन बातों पर कैसे यकीन करते। पुलिस अपनी शुरुआती जांच करके चली गई, पर पीछे छोड़ गई डर का एक ऐसा साया जो पूरे हॉस्टल पर छा गया था। हमारे मन में अजीब सी घबराहट थी। डर इस बात का भी था कि कहीं बेगुनाह होते हुए भी हम इस केस में न फंस जाएं, क्योंकि हमारे प्लेसमेंट के दिन बेहद करीब थे। लेकिन असली दहशत तो उस रात शुरू हुई। आधी रात के वक्त सन्नाटे को चीरती हुई कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट। जब समीर ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। हमें लगा कि शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा, पर 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि पूरे कॉरिडोर में एक साथ दर्जनों दरवाजों को पीटने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई पागलपन की हद तक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। हम सब हड़बड़ा कर बाहर आए तो देखा कि बाकी कमरों के लड़के भी उतने ही डरे हुए थे। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, वार्डन के कमरे से एक चीख सुनाई दी। हम भागकर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वार्डन की हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अंजलि की थी। वही घाव, वही खौफ। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस और डॉक्टर्स के होश उड़ गए। रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता था। अब उन लोगों की भी बोलती बंद होने लगी थी जो तंत्र मंत्र और रूहानी ताकतों को बकवास मानते थे। हम ना तो घर जा सकते थे और ना ही हॉस्टल छोड़ सकते थे, क्योंकि पुलिस की पाबंदी थी। उस दिन की दोपहर तो किसी तरह कट गई, पर रात का इंतजार काल बनकर खड़ा था। तभी हम पास की एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग चाचा से मिले। उनकी बातों ने हमारे पैरों तले की जमीन खिसका दी। उन्होंने बताया कि यह हॉस्टल पिछले 5 सालों से बंद पड़ा था और हमें यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा गया क्योंकि पुराने हॉस्टल की मरम्मत चल रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बेटा, ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये एक अतृप्त आत्मा का साया है। शुरुआत में हमने उनकी बात का मजाक उड़ाया। समीर ने कहा कि 21वीं सदी में ये सब बातें शोभा नहीं देती। इस पर चाचा मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उन्होंने कहा, तुम पढ़े लिखे लड़के उन्हीं बातों को सच मानते हो जो तुम्हारी किताबों में लिखी हैं, लेकिन ये दुनिया उन किताबों से कहीं ज्यादा बड़ी और खौफनाक है। अगर सच देखना ही है तो आने वाले शुक्रवार की रात ठीक 1:15 बजे गर्ल्स हॉस्टल की 3री मंजिल के उस कमरे में चले जाना जहां पहली मौत हुई थी। तुम्हारी सारी पढ़ाई उस खौफ के सामने घुटने टेक देगी। जब मेरे दोस्त वापस लौटने लगे तो मैंने रुककर उन चाचा से पूरा सच जानना चाहा। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले यहाँ एक नए प्रिंसिपल आए थे, जिनका बेटा अर्णव भी इसी कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ता था। उस दौर में कॉलेज में रैगिंग का बहुत बोलबाला था। उसी समय सुहाना नाम की एक लड़की ने यहाँ दाखिला लिया था।
एक दिन जब कुछ सीनियर लड़के सुहाना को परेशान कर रहे थे तो प्रिंसिपल साहब आकर उसे बचाया। अर्णव ने ये सब दूर से देखा और सुहाना की सादगी पर दिल हार गया। अर्णव ने सुहाना से दोस्ती करने की बहुत कोशिश की। उसने कैंटीन में, क्लास के बाहर, हर जगह उसका पीछा किया। वो बार बार कहता रहा कि वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है, पर सुहाना का ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर था। वो अर्णव की बातों को अनसुना कर देती, जिससे उसका अहंकार चोटिल होने लगा। एक बार तो अर्णव ने गुस्से में यहां तक कह दिया कि मेरे पिता यहाँ के प्रिंसिपल हैं, देखता हूं तुम कैसे पास होती हो। सुहाना ने बिना डरे प्रिंसिपल साहब को सब बता दिया और अर्णव को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। इस अपमान ने अर्णव के प्यार को एक सनक में बदल दिया। परीक्षाओं के दौरान भी उसने सुहाना के पास बैठकर मदद मांगी, पर सुहाना ने उसे साफ मना कर दिया। पेपर खत्म होने के बाद अर्णव ने उसे अकेले गार्डन में बुलाया। वहां उसने बड़े नाटकीय अंदाज में सुहाना से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन सुहाना का जवाब पत्थर की लकीर जैसा था, नहीं। जब अर्णव ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो सुहाना ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और वहां से चली गई। चाचा की आंखें भर आईं जब उन्होंने बताया कि उस एक थप्पड़ ने एक ऐसी आग सुलगा दी थी जिसने इस पूरे कॉलेज का सुकून छीन लिया था। अर्णव की वो सनक अब एक खौफनाक अंजाम की ओर जा रही थी, जिसका जिक्र करना भी रूह को कपा देने के लिए काफी था। अर्णव की वो सनक ने कॉलेज के गलियारों में एक ऐसा अंधेरा भर दिया था जिसकी तपिश आज 5 साल बाद भी महसूस की जा सकती थी। सुहाना के उस तमाचे ने अर्णव के प्यार को एक जहरीले प्रतिशोध में बदल दिया था। वो घंटों लाइब्रेरी के पुराने कोनों में बैठा रहता, पर उसकी मेज पर इंजीनियरिंग की किताबें नहीं बल्कि तंत्र विद्या और काले जादू की फटी पुरानी पांडुलिपियां होती थी। वो अक्सर बुदबुदाता, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती सुहाना, तो इस दुनिया में तुम किसी की नहीं रहोगी। इन्हीं यादों के बीच वर्तमान के हॉस्टल में खौफ का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। अंजलि की मौत के बाद हॉस्टल का माहौल भारी हो गया था। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, अचानक हमारे ब्लॉक की बिजली गुल हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। तभी गलियारे के आखिरी छोर से किसी लड़की के सिसकने की आवाज आई। वो रोना इतना दर्दनाक था जैसे कोई रूह बरसों से तड़प रही हो। हम और समीर टॉर्च लेकर बाहर निकले। वो आवाज हमें खींचती हुई उसी तीसरी मंजिल के कमरे नंबर 308 की ओर ले गई जहां अंजलि का कत्ल हुआ था। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, चांदनी की पीली रोशनी में हमें एक साया दिखाई दिया। लंबे बिखरे बाल, सफेद लिबास और जमीन पर झुका हुआ सिर। समीर ने कांपती आवाज में फुसफुसाया, क्या ये सुहाना है? उस साये ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे जिनसे खून की धार बह रही थी। इससे पहले कि हम पीछे हटते, दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। हम उस बंद कमरे में उस रूह के साथ कैद हो चुके थे। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि हमारी सांसें भाप बनकर उड़ने लगी। अंजलि की रूह, जो अब सुहाना की तड़प से जुड़ चुकी थी, हमारी ओर बढ़ी और उसकी गर्दन एक अस्वाभाविक कोण पर घूम गई। उसकी आवाज गूंजी, तुमने मेरी चीखें नहीं सुनी थी ना, अब तुम मेरी मौत की दास्तान सुनोगे। अचानक मेरी आंखों के सामने एक मंजर कौंधा। वो 5 साल पुरानी वही रात थी। कमरे में मोमबत्तियां जल रही थी और अर्णव सुहाना के चारों ओर सिंदूर से घेरा बना रहा था। सुहाना बेबस होकर रो रही थी। अर्णव एक काली किताब हाथ में लिए मंत्र पढ़ रहा था, प्रेम से नहीं तो शाप से सही। उसने सुहाना की बलि देकर उस कमरे को हमेशा के लिए शापित कर दिया था। होश आने पर हमने खुद को जमीन पर पाया। अब ये सिर्फ डर का मामला नहीं था, ये एक अधूरा बदला था। हमें समझ आ गया था कि अंजलि और सुहाना की रूहें एक ही जंजीर से बंधी हैं। हम तुरंत शहर के बाहरी इलाके में स्थित तांत्रिक रघुनाथ की कुटिया पर पहुंचे। वो जगह टूटी फूटी हवेलियों और लाल धागों से लिपटे पेड़ों के बीच थी। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, बिना आंखें खोले उस बूढ़े तांत्रिक ने कहा,
आर्यन और समीर, देर कर दी तुम दोनों ने। वे अब सिर्फ रूहें नहीं, एक शाप बन चुकी हैं। रघुनाथ बाबा ने एक धूल भरी किताब खोली और वामाचारी श्राप का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब दो मासूम जान एक ही जगह एक ही तरह से ली जाती हैं, तो उनकी साझा पीड़ा से एक तीसरी शक्ति का जन्म होता है। एक ऐसा अंधकार जो ना इंसान है ना रूह, बस विनाश है। बाबा ने हमें चेतावनी दी, आज रात 1:15 बजे वो तीसरी शक्ति पूरी तरह जन्म ले लेगी। अगर उसे रोकना है तो तुम्हें उसी कमरे में मंत्र यज्ञ करना होगा। याद रखना, वो तुम्हें भ्रमित करेगी, डराएगी, पर मंत्र नहीं टूटना चाहिए। रात के 1:15 बज रहे थे। मैं, समीर और हमारे 2 और साथी सूरज और ईशान भारी कदमों से कमरे नंबर 308 में दाखिल हुए। हमने घेरा बनाया और बाबा का दिया हुआ यंत्र बीच में रखकर मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम क्लीम चामुंडायै विच्चे। तभी कमरे के भीतर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। अंजलि और सुहाना की रूहें हमारे सामने प्रकट हुईं। अंजलि चिल्लाई, मुझे इंसाफ चाहिए आर्यन, मुझे मोक्ष नहीं, उसका खून चाहिए। तभी धुएं के बीच एक तीसरा चेहरा उभरा। वो अर्नव का चेहरा था, पर अब वो इंसान नहीं, एक विकृत दानव लग रहा था। उसकी आंखों से दहकता हुआ लावा जैसा खून बह रहा था। वो गरजा, तुम सब मेरे अगले शरीर बनोगे। यज्ञ की अग्नि बुझने ही वाली थी कि मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और महाकाल का मंत्र पढ़ा। एक तेज सफेद रोशनी कमरे में फैली और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब हमारी आंखें खुली तो कमरा वीरान था। बाबा रघुनाथ वहां खड़े थे। उनकी आंखों में अब भी चिंता थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुमने उसे कुछ समय के लिए थाम तो लिया है, पर वो मिटा नहीं है। वो अब भी तुम्हारे पीछे है, और अब ये लड़ाई तुम्हारे हॉस्टल की दीवारों से निकलकर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हॉस्टल अब शांत तो था, पर वो शांति किसी बड़े तूफान के आने की आहट जैसी लग रही थी। उस रात के बाद हॉस्टल की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी, पर वो खामोशी सुकून वाली नहीं, बल्कि किसी बड़े तूफान के आने की आहट थी। बाबा रघुनाथ की चेतावनी मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी कि वो तीसरा श्राप टला है, मिटा नहीं। विशाल, जो अब तक मेरा सबसे बड़ा सहारा था, धीरे धीरे बदलने लगा था। उसे नींद नहीं आती थी। वो रातों को उठकर खिड़की के बाहर देखता रहता, जहां बारिश की बूंदें नमी से सीली दीवारों पर फिसलती थीं। एक रात उसने मुझे बताया कि उसे एक लड़की की परछाई दिखी है। वही सफेद कपड़े, उलझे बाल और गले पर नीले निशान। उसने फुसफुसाते हुए विशाल से कहा था, मुझे इंसाफ चाहिए, और फिर वो गायब हो गई। अगले दिन विशाल की आंखें पिचक गई थीं, चेहरा स्याह पड़ गया था और वो अपनी ही धुन में बड़बड़ाने लगा था। उसी दिन कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में विशाल को एक धूल भरी काली किताब मिली। वो किताब जैसे खुद ब खुद विशाल के लिए ही खुली थी। उसमें अन्वी नाम की एक लड़की की दास्तान लिखी थी, एक तांत्रिक की बेटी जिसने अमरता पाने के लिए इसी कॉलेज में एक नर बलि का अनुष्ठान शुरू किया था, जो अधूरा रह गया। किताब की आखिरी लाइन ने हमारी रूह कंपा दी, तू ही है जिसे अधूरी आत्मा पूरा करेगी। तभी विशाल गायब हो गया। पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि रात के ठीक 1:15 बजे विशाल उसी शापित कमरे नंबर 308 की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में वही काली किताब थी। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और फिर दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। सुबह पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था। दीवार पर खून से लिखा था, अब खेल शुरू हुआ है। विशाल के गायब होने के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था। तभी चाय वाले अंकल ने मुझे दक्षिणेश्वर मंदिर के पीछे रहने वाले भैरव बाबा के पास भेजा। भैरव बाबा ने अपनी रहस्यमयी झोपड़ी में मेरा स्वागत करते हुए कहा, विशाल अब सिर्फ तुम्हारा मित्र नहीं, एक माध्यम बन चुका है। उन्होंने बताया कि विशाल उस काली किताब के जरिए उस शापित जाल में फंस चुका है। अगर उसे बचाना है तो मुझे उसी शापित कमरे में जाकर उस किताब का आखिरी अध्याय पूरा करना होगा और अपनी आत्मा को दांव पर लगाना होगा। मैं वापस हॉस्टल आया। अब मेरे अंदर डर नहीं, एक जुनून था। मैं उसी कमरे में पहुंचा जहां विशाल गायब हुआ था।
वहां सन्नाटा था, लेकिन हवा में मौत की महक थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि विशाल कहीं गया नहीं है, वो वहीं है, आईने के उस पार। विशाल की रूह उस आईने में कैद थी। उसने बताया कि वो पायल की रूह की कैद में है, जिसने कसम खाई थी कि जो भी इस कॉलेज में अन्याय का शिकार होगा वो उसे अपने साथ ले जाएगी। लेकिन विशाल ने उस रात कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। विशाल को बचाने के लिए मैंने भैरव बाबा का दिया हुआ तांत्रिक ग्रंथ खोला और मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही मैंने सत्य प्रकट हो का मंत्र पढ़ा, आईना दरकने लगा। तभी वो खौफनाक साया, लाल आंखों वाला अर्नव फिर से प्रकट हुआ। वो हमें मिटाना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत के आगे उसकी ताकत कम पड़ने लगी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आईने से पायल, प्रिया और वार्डन की रूहें बाहर आईं। उनकी आंखों में अब प्रतिशोध नहीं बल्कि शांति थी। विशाल का शरीर जो कोमा में पड़ा था अचानक हरकत करने लगा। विशाल वापस आ चुका था, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। विशाल ने होश में आते ही उस राज से पर्दा उठाया जिसे आत्माएं हमें बताना चाहती थीं। वे हत्याएं सिर्फ आत्माओं ने नहीं की थी, उनके पीछे एक जिंदा इंसान था। वो इंसान था रितेश वर्मा, जिसने हाल ही में कॉलेज में एडमिशन लिया था। लेकिन असल में वो और कोई नहीं बल्कि रोहन मिश्रा यानी अर्नव था, जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर और नाम बदलकर फिर से कॉलेज में कदम रखा था। रोहन ने ही पायल का कत्ल किया था और फिर प्रिया को इसलिए मारा क्योंकि उसने पुरानी फाइलें देख ली थी। उसने वार्डन को भी रास्ते से हटा दिया और विशाल को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि विशाल ने उसे रात के अंधेरे में तंत्र क्रिया करते देख लिया था। हमने चुपके से उसके कमरे में कैमरा लगाया और उसका जुर्म कबूल करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और सालों से चल रहा वो खौफनाक सिलसिला थम गया। आखिरी रात मैं, विशाल और चाय वाले अंकल उसी कमरे में गए। हमने पायल, प्रिया और वार्डन की रूहों को विदा किया। पायल ने मुस्कुराते हुए विशाल से कहा, धन्यवाद, तुमने हमें न्याय दिलाया। वे तीनों रोशनी के एक पंज में विलीन हो गईं। आज वो हॉस्टल बंद है, लेकिन वहां अब सिसकियों की आवाज नहीं आती। विशाल और मैंने मिलकर इस पूरी दास्तान को एक किताब का रूप दिया है। कोलकाता की उन गलियों में आज भी लोग इस कहानी को याद करते हैं। एक ऐसी कहानी जहां दोस्ती ने मौत को हराया और भटकती रूहों को उनका हक दिलाया। इंसाफ मिला, राज खुला, लेकिन उस कमरे की दीवारें आज भी सब जानती हैं। कुछ कहानियां खत्म होकर भी पीछा नहीं छोड़ती। मिलते हैं अगली खौफनाक दास्तान में, सिर्फ रात फ्लिक्स पर।